देखो हमने अभी तक संविधान में पढ़ क्या लिया है? असेंबली, सोर्सेस, प्रीएम्बल, कैरेक्टरिस्टिक्स। एक मिनट। कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो चैप्टर पढ़े हैं हमने, पहला पढ़ा था हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, इसको बोलते हैं हम असेंबली। दूसरा पढ़ा था हमने क्या है? सोर्स, संविधान के सोर्स। तीसरा पढ़ा था हमने विशेषता, या चौथा पढ़ा था हमने प्रियम्बल। क्या पढ़ा था? प्रीएम्बल, प्रस्तावना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल। पांचवा पढ़ा था हमने क्या? पेपर लिया पार्ट्स, संविधान के पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। छठा पढ़ा था हमने अनुसूचियां। जिसको बोलते हैं शेड्यूल। और क्या पढ़ा था? इसके बीच में और कुछ पढ़ा था, ये सब आ गए संविधान के भाग में। और इसके बाद अब हमें अगला चैप्टर पढ़ना है, वो आप दोनों ने पढ़ा है। अब इन दोनों के लिए हम वापस से रिवीजन करना क्या है, आज ही करा देंगे दोनों, इंपॉर्टेंट आर्टिकल और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आज दो चैप्टर पढ़ने में कौन से महत्वपूर्ण? अनुच्छेद व संशोधन। इसको क्या बोलेंगे? इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड अमेंडमेंट। ये हम आज पढ़ने वाले हैं। क्या है? तो आपको हेडिंग डाल लेना। देखो ये पढ़ लिया है ना, ये याद तो हो गया ना आपको? याद हो गए? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कंप्लीटली। अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप वीडियो देख लेंगे, ठीक है? प्लेलिस्ट बनी हुई 1 2 3 4 नंबर ऐसे, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 है ना। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से पूरी प्लेलिस्ट है, देखेंगे आप जाके। अगर जहाँ डाउट आ रहा है सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं हो तो वापस आके पूछे। सोर्स ये भी आपको याद होगा ही। अगला है आपका क्या है? विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक। बहुत इजी है ये, थोड़ी सी देर में हो जाती है पूरी। उसके बाद देखा था मैं प्रेमबल, ये भी आपको आती है लगभग। उसके बाद है संविधान के भाग आते ही हैं आपको, और अनुसूचियाँ यहाँ पर और यहाँ, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो विशेष भाग में कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना? हाँ, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होता है, भाग और अनुसूची में। तो आपको यहाँ विशेषकर 2-3 बार पढ़ लेना और वीडियो देख लेना 2 बार। उसके बाद क्या है, आज देखेंगे हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड अमेंडमेंट और अमेंडमेंट। तो आपको हेडिंग क्या डाल देना है? वो डस्टर देना है, हेडिंग डाल लेना है इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जिसने लिख रखे हैं वो नहीं लिखेंगे, जिसने नहीं लिख रखे वो लिखेंगे। हेडिंग डाल लेना आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद, और इनको हाथों हाथ याद कर लेना, यहीं पर याद कर लेना है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक। नंबर 1 आर्टिकल 1 क्या है? इसमें भारत राज्यों का संघ। क्या है? भारत राज्यों का संघ। क्या है? भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, या भारत के राज्यों के नाम व इसकी क्षेत्र क्या है ना, ठीक। भारत राज्यों का आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 में क्या देखा था हमने? हाँ, आर्टिकल 2 में देखा था हमने भारत के राज्य निर्माण, भारत का राज्य निर्माण व स्थापना। क्या है? भारत में राज्य निर्माण व स्थापना, राज्य निर्माण व स्थापना, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट एंड
क्रिएटिंग ऑफ न्यू स्टेट। ये कौन है? एक्सटर्नल, ये बाहरी है। कहाँ के? जैसे कि हमने कोई एरिया बांग्लादेश से लिया है और भारत में मिलाया है, तो हमें आर्टिकल 2 में बदलाव करना पड़ेगा, तो आर्टिकल 2 में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट एंड चेंज, है ना, राज्य निर्माण और नई राज्य की स्थापना करना। और अगला है आर्टिकल 3, इसमें भी यही राज्य का निर्माण करना, नाम व क्षेत्र में परिवर्तन। निर्माण, नाम व क्षेत्र में परिवर्तन मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ नेम, टेरिटरी एंड एरिया, है ना, ऑफ स्टेट। क्यों? क्योंकि ये है इंटरनल, मतलब मध्य प्रदेश को तोड़कर हमने छत्तीसगढ़ बनाया है, उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश बनाया है, तो ऐसे क्या करते हैं हम, वो इंटरनल अगर इंटरनल चीज़ें चेंज करेंगे तो आर्टिकल 3 में बदलाव, और एक्सटर्नल चीज़ें लाएंगे तो आर्टिकल 2 में बदलाव। तो क्या करना? राज्य का नाम, क्षेत्र व काय में बदलाव, सीमा में परिवर्तन, एरिया, टेरिटरी एंड बाउंड्री में चेंजेस करना है, नाम, क्षेत्र और निर्माण में परिवर्तन करना। ये हो गए आर्टिकल 1, 2, 3। अब हमें ये हो गया पार्ट आपका 1, क्या है ये? पार्ट 1 हो गया। पार्ट 1 से 4 तक है, तो 1, 2, 3, 4 इंपॉर्टेंट नहीं है, और पार्ट 2 5 से 11 जो कि हमें नहीं पढ़ना क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद हमने पार्ट 3 पढ़ लिया है। पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट। पार्ट 3 में क्या आता है आपका? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिए हैं। पार्ट 3 में क्या आता है? आर्टिकल 12 से 35, जो कि हमने मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर में सारे अधिकार पढ़ लिए, तो हमें यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं। क्या हुआ? मेरा बस 12 और 13 क्या है वो नहीं पता। 12 में राज्य की परिभाषा है, 13 में है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स या न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, ये तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 12 और 13 में आपको याद नहीं रखना है ना। डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12 और 13 में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, वो याद हमें नहीं रखना है। और पार्ट 3 पढ़ लिया, उसके बाद पार्ट 4 भी पढ़ लिया हमने। पार्ट 4, इसमें क्या देखा था हमने? डीपीएसपी, ये है आर्टिकल 36 to 51, 36 से 51। ये भी हमें नहीं देखना है क्योंकि देख लिया ऑलरेडी इस चैप्टर में, ये आर्टिकल पढ़ लिए हैं, ये आर्टिकल पढ़ लिए। उसके बाद हमने क्या देखा? पार्ट 4A, ये क्या है? आर्टिकल 51A, ये भी हमने पढ़ लिया है। तो हमने 1 से लगाकर 50 आर्टिकल खत्म। 355 में से 1 से लगाकर 50 आर्टिकल हो गए हमारे खत्म। समझ में आया? ये एक राज्य, भारत राज्यों का समूह होगा, इंडिया इट्स स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। आर्टिकल 2 राज्य का निर्माण, स्थापना, न्यू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, या राज्य का नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन करना। उसके बाद देखा था हमने पार्ट 3, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 to 35, और पार्ट 4 देखा था हमने क्या है? डीपीएसपी, ये है फंडामेंटल राइट, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी 36 से 51, और ये है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, एफडी, फंडामेंटल ड्यूटी। उसके बाद क्या है? ये पार्ट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ठीक, अब पार्ट 5, अब पार्ट 5 के आर्टिकल देखेंगे हम। ये समझ में आया ना? हाँ, पार्ट 5 के आर्टिकल देखेंगे, इंपॉर्टेंट। मतलब पार्ट 5 में क्या है आपका? केंद्र, है ना। तो पार्ट 5 के आर्टिकल देखना इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। सर फिर वापस से पार्ट 5 पूरा वो पढ़ना पड़ेगा? सारे चैप्टर पढ़ने, हम आर्टिकल देख रहे हैं अभी। जो पार्ट 5 के अंडर आर्टिकल आते हैं उनको देख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रहे हैं। बाकी पार्ट 5 को पूरा पढ़ना है। केंद्र में राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, संसद आती है, लोकसभा, राज्यसभा, सारा आता है, वो तो हमें पढ़ना ही है। लेकिन हम अभी इनसे रिलेटेड सिर्फ आर्टिकल देख रहे हैं। तो पार्ट 5 में आता है सबसे पहला क्या है? राष्ट्रपति। तो लिख लेना है राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। क्या है? इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। ठीक, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसमें लिखना है आर्टिकल 52, राष्ट्रपति का पद। क्या है? द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट या द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या है? आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति होंगे। और आर्टिकल 53 हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट, सारे नहीं देख रहे। फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, हम इंपॉर्टेंट देख रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। आर्टिकल 53 में क्या आता है आपका? है पावर एंड वर्क।
शक्तियां व कार्य, राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य, यही याद रख लेना, आपको भी याद कर लेना है ना, जिन्होंने लिख रखा है ना वो याद कर लेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य, पावर एंड वर्क ऑफ प्रेसिडेंट, पावर एंड वर्क ऑफ प्रेसिडेंट, पावर एंड वर्क ऑफ प्रेसिडेंट, पावर एंड वर्क ऑफ प्रेसिडेंट। सबसे पहले पोस्ट, उसके बाद उनको काम देंगे और कुछ शक्ति देंगे, काम करने के लिए शक्ति देनी पड़ती है। उसके बाद आर्टिकल 54 निर्वाचन, उनका इलेक्शन करवा देंगे। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है ना, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ आर्टिकल नहीं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है ना। और अगला है आर्टिकल 61, 61 में क्या है, इम्पीचमेंट, महाभियोग। क्या है, महाभियोग। अब निर्वाचन करा दिया, अगर उन्होंने कुछ गलत काम कर दिया तो उनको भगा देंगे, क्या करेंगे, महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट। क्या है, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट। और अगला है आर्टिकल 72, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आपके 100% हर एग्जाम में आते हैं। ये क्या है, समाधान की शक्ति, पावर ऑफ पार्डन, पावर ऑफ पार्डन। क्या है, पावर ऑफ पार्डन, समाधान की शक्ति, पावर ऑफ पार्डन, पावर ऑफ पार्डन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति क्या है, वो दी गई है आपके आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 पावर ऑफ पार्डन। और अगला है आर्टिकल 85, 85 में क्या है, लोकसभा का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, डिसोल्व कर देना, खत्म कर देना, मतलब विघटित कर देना है ना, कार्यकाल खत्म कर देना। मतलब अभी चुनाव हुए, बोल देंगे राष्ट्रपति अगर सरकार के पास बहुमत नहीं है तो बोले वापस से चुनाव करो, मतलब जो सारे सांसद बने ना उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, वो होता है डिसोल्यूशन, मतलब आप री इलेक्शन करवाना, ये होता है डिसोल्यूशन। ठीक है, तो है लोकसभा का विघटन। और आर्टिकल अगला क्या है, 1, 2, 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अध्यादेश जारी करना। क्या करना, अध्यादेश या इशू ऑफ ऑर्डिनेंस, इशू ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। आर्टिकल 123 में क्या है, अध्यादेश या इशू ऑफ ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस इशू करना। आर्टिकल 123 इशू ऑफ ऑर्डिनेंस। अब इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल है गवर्नर का, 213, अभी नहीं लिखना है, 213 आर्टिकल है वो गवर्नर का ऑर्डिनेंस है। 123 प्रेसिडेंट, 213 गवर्नर। इन दोनों में आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो विशेष ध्यान रखना है। 1, 2, 3 राष्ट्रपति बड़े हैं तो 123 पहले आएगा, और राज्यपाल छोटे हैं तो 213 बाद में आएगा। कैसे याद रखेंगे, 1, 2, 3, 213 पहले कौन आता है, प्रेसिडेंट, क्योंकि आर्टिकल 52 में इनका पोस्ट है। और 213 मतलब गवर्नर का है। 152 152 में राष्ट्रपति राज्यपाल है, तो पहले 1, 2, 3 में ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट और 213 में ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर। और अगला है आर्टिकल 143, सुप्रीम कोर्ट से सलाह। एडवाइजरी पावर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेंगे, एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति महोदय लेंगे। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने की पावर है किसकी, राष्ट्रपति महोदय की। ठीक है, ये हो गए आपके राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल खत्म। क्या है, हाँ लिख लिया, हाँ। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है जब सदन नहीं चल रहा है, मान के चलो अपनी संसद कितनी बार चलती है, 3 बार, 3 बार चलती है एक साल में, है ना, 4-4 महीने गैप में। अगर वो नहीं चल रही और कोई इंपॉर्टेंट बिल लाना है, जैसे कोरोना वायरस आ गया था, उस समय सदन चलने का चांस ही नहीं था, तो राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, मतलब अध्यादेश एक बिल निकल लिया, बोले ये संसद से पास बिना हुए आप डायरेक्ट जारी कर दो, जब तक संसद नहीं चलेगी तब तक वो रहेगा। तो ये होता है ऑर्डिनेंस, मतलब पिछले दरवाजे से कुछ बिल लाना, ये होता है ऑर्डिनेंस। क्षमादान मतलब अगर किसी ने मर्डर कर दिया है या कुछ कर दिया है और वो जाए राष्ट्रपति महोदय हमें मेरी हाँ, वीटो पावर नहीं, वीटो पावर अलग है, चलो वीटो पावर भी लिख लो। आर्टिकल 111 वीटो पावर, वीटो पावर या वीटो की शक्ति लिख लो। 111 मतलब ये होता है कि कोई बिल गया, राष्ट्रपति सिग्नेचर करवाएंगे, राष्ट्रपति के मनुआ में सिग्नेचर जेब में रख दिया, खत्म बात। वो बिल जेब में रख दिया, जेबी वीटो को यूज कर लिया, मतलब ना हाँ करी ना करी,
ये प्रेसिडेंट के पास हाँ, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। ये बहुत कम बिल ऐसे रहते हैं जहाँ पर राष्ट्रपति, अभी तक 3 बार हुए हैं, राष्ट्रपति ने ज्ञानी जैल सिंह ने करा था वीटो पावर का यूज। मतलब ये रहता है ना कि आपने किसी को प्रपोज किया, क्या करा और उसने क्या बोला कि बोले हाँ भी नहीं बोली और ना भी नहीं बोली, क्या बोला, हम अभी दोस्त ही अच्छे हैं, तो ये क्या है, ना घर का ना घाट का। तो सेम ऐसे कर दिया, राष्ट्रपति ने हाँ भी नहीं बोली और ना भी नहीं बोली कि नहीं नहीं मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ, ये भी नहीं बोला और ये भी नहीं कहा मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ, जब मैं रख लिया। मतलब आपने प्रपोज करा और उसने हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला, अभी हम दोस्त थे, तो ये होता है वीटो पावर। आया समझ में? ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हाँ, तो वीटो ये होता है कि कोई बता दिया आपको, और समाधान की शक्ति ये होता है, ये आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे, अगला चैप्टर आपके राष्ट्रपति आने वाला, तो ये सारे अच्छे से पढ़ेंगे ना। तो भी आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लो। तो देखो अभी क्या देखा है, आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद, 53 शक्तियां व कार्य, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वर्क एंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54 निर्वाचन या इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 महाभियोग इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 72 समाधान की शक्ति, पावर ऑफ पार्डन, मतलब अगर कोई अर्जी लगाएगा कि हमारी किसी को आजीवन कारावास हो गया है ना, या किसी को मृत्युदंड हो गया तो बोले मृत्युदंड से आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, क्षमा मतलब राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, है ना। किसी को मृत्युदंड देते हैं तो उसको कम कर सकते हैं ना, क्षमा करने की शक्ति को क्षमादान या पावर ऑफ पार्डन। उसके बाद आर्टिकल 85 लोकसभा का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, मतलब राष्ट्रपति संबोधित करके ही लोकसभा को खत्म करेंगे। पहली बार जब लोकसभा चलती है, बजट सत्र चलता है, पहली बार स्पीच कौन देते हैं, प्रेसिडेंट। तो ये लोकसभा को डिसोल्व कौन करेंगे, सरकार के मुखिया कौन है, प्रेसिडेंट। वास्तविक नहीं, ये नाम मात्र के, लेकिन नाम सारे काम किसके नाम पर होते, ये है ओनली नॉमिनेटेड, और एक्चुअल पावर्स किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार प्रेसिडेंट। सारे काम किसके नाम पर होते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर, है ना, लेकिन किसके कौन करता है वो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लोकसभा का विघटन करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 1 to 3 अध्यादेश, ये बोला आपको किसी अगर कोई खराब स्थिति उसमें अगर नहीं चला सकते तो वो कर देंगे डायरेक्ट अध्यादेश। और 111 वीटो पावर, आप जेब में रख लेंगे, कोई भी बिल आया है वो। और 143 अगर राष्ट्रपति को कहीं प्रॉब्लम आ रही है, किसी बिल को लेकर कहीं समस्या आ रही है, वो समझ नहीं पा रहे, तो क्या करें, आप मेरे पास आते हैं ना, ऐसे ही राष्ट्र हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले लेंगे। क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की। वीडियो चल रहा है, बंद होगी। हाँ चल रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है। जो आपने बताया ना कि गवर्नर के पास भी ये पावर, हाँ हाँ हाँ, बट वो भी चाहे तो ये कर सकते, वो इच्छा, वो जो है ना, डेथ सेंटेंस को कम नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के पास स्पेशल ये है कि वो डेथ सेंटेंस को भी कम कर सकता है, लेकिन गवर्नर डेथ सेंटेंस को कम नहीं कर सकता। हम गवर्नर पढ़ेंगे तो बताएंगे, आपको सारा बताएंगे। अब लिख लेना है उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, वॉइस नहीं वाइस, है ना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्र की जगह क्या लिख देंगे, उपराष्ट्र। ये मेरा काम हो गया बिना लिखे, उपराष्ट्रपति। इसमें 2 आर्टिकल, ये आर्टिकल 63 एंड आर्टिकल 64। आर्टिकल 63 में दिया गया है आपका उपराष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 64 में है, 63 में पद हैं, और 64 में राज्यसभा के सभापति होंगे, द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति। जो हमारे उपराष्ट्रपति होते वो राज्यसभा के चेयरपर्सन भी होते हैं। ये बात विशेष, बाय 1 गेट 1 फ्री। कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बना है तो राज्यसभा का सभापति ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है, आ गया समझ में। कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा का, कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति है तो उसको एक और पोस्ट मिलेगी फ्री में, कौन सी, राज्यसभा का सभापति। आया समझ में, नहीं आया? सर राज्यसभा में खुद का भी चेयरपर्सन होता है ना, वो नहीं होता है, यही होते हैं राज्यसभा के चेयरपर्सन, यही होते हैं, है ना। अब अगला लिख लेना है राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है। क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू गवर्नर। ये पार्ट 6 का है ना, ये राज्यपाल वाला है ना, लेकिन हमें पार्ट 6 के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। हमें क्या चलना है, हमें बस इंपॉर्टेंट आर्टिकल के अकॉर्डिंग चलना है। तो राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, राज्यपाल या इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू गवर्नर से संबंधित, इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू गवर्नर संबंधित लिख लेना इसमें। हाँ,
आर्टिकल 152 152, आर्टिकल 152, आर्टिकल 152। कल मैंने जो वीडियो डाला था किसने देखा वो? स्टेटस लगाया था ना? मैंने देखा जाए या फिर देखा हाँ आपने कितनी बजे डाला थी? शाम 3-4 बजे। हैं? हाँ 184। अरे सुबह दिन में। वो डिप्रेशन वाला? हाँ डिप्रेशन वाला। मैंने देखा, मैंने यहाँ से देखने की कोशिश करी पर वो आया नहीं उसके अंदर। फिर मैं अभी चैनल पे देखूंगी, आप डाल रखा चलना। वो वीडियो देखना है आपको, ठीक है? नहीं तो हम बता देंगे आपको, ऐसे ही बता देंगे, टेंशन क्यों लेते हो, है ना? आशीष सब है आपके नंबर से मेरे पास है, आते हैं मेरे पास आपके। नहीं मेरा स्टेटस आपने देखा है? अच्छा हाँ चलो, आर्टिकल 152 इसमें क्या है? डेफिनेशन ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का पद या पोस्ट ऑफ सॉरी परिभाषा है। डेफिनेशन ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की परिभाषा के एक राज्यपाल होंगे, है ना? क्या होंगे? राज्यपाल होंगे। और अगला लिख लेना आर्टिकल 153 153, राज्यपाल का पद। 152 पेपर में पद है। पद या वर्णन, वही बात है। परिभाषा 152 में परिभाषा है और पद या वर्णन है ना, या डिस्क्रिप्शन इसके बारे में ना, पोस्ट या वर्णन, इसके बारे में वर्णन दिया गया है कि राज्यपाल क्या होंगे, कौन होंगे, कैसे होंगे। ठीक, राज्यपाल का परिभाषा 152, 153 में पद या वर्णन। और अगला लिख लेना 154 154, आर्टिकल 154, शक्तियां व कार्य, पावर एंड वर्क। ठीक है, शक्तियां व कार्य, राज्यपाल की शक्तियां क्या है व कार्य क्या है? शक्तियां व कार्य, पावर एंड वर्क ऑफ द गवर्नर, पावर एंड वर्क ऑफ द गवर्नर, शक्तियां व कार्य। अगला लिखना आर्टिकल 155, 155 में क्या है? निर्वाचन, गवर्नर, हाँ इलेक्शन ऑफ गवर्नर, है ना? क्या होता है? निर्वाचन। ये सारा हम है ना अब धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक, ये गवर्नर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, है ना, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, CAG, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सारी चीज़ें हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे ना। अब आपकी बेस भी बन गया है, अब स्पीड बन गई है, अब थोड़ा तेज पढ़ेंगे, है ना? ठीक, अब थोड़ा तेज पढ़ेंगे, याद रख लेना है, पढ़ना है, जो पढ़ा है ना आपने पुराना वो याद कर लेना है। ऐसा नहीं हो कि भूल जाओ, आगे आगे चलते जाओ, पीछे पीछे वाला बोल रहे। देखो मतलब हाँ ये तो पता है कि ये पर कौन से आर्टिकल में क्या है वो बोलो। पहली बार में कैसे याद हो जाएंगे? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप कि एक बार में ही आप याद कर लेंगे? ब्रॉड तरीके से थोड़ा बहुत, ब्रॉड तौर पर थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाएगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, बोले ये आर्टिकल यहाँ पे है। ये बिना क्वेश्चन आए आपके आइडिया नहीं लगेगा, क्वेश्चन आना चाहिए आपके सामने। जैसे ही मैं क्वेश्चन दूंगा ना आप एकदम से पहचान लो, बोले ये क्या? आपने जो टिक द क्वेश्चन भेजे थे ना, जब कुछ सॉल्व करने के लिए उससे आइडिया मिल गया। क्या है? आपने जो पेपर हमको सेंड किए थे ना पहले जब टेस्ट हुआ था तब। हाँ तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल के भेज देंगे, है ना, भेज देंगे, ऑब्जेक्टिव भेज देंगे ताकि आप लगा लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, जो आपको प्रॉब्लम आए ना बिल्कुल बेझिझक आके बोलो, है ना, कि बोले ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सॉल्व करना है ना, तो करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, हाँ अगला लिख लेना आर्टिकल 156। अच्छा हाँ 161 लिख लो। 161 में क्या है? क्षमादान की शक्ति, पावर ऑफ पार्डन ऑफ गवर्नर। क्षमादान क्या है? क्षमादान। और आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस इशू बाय द गवर्नर, अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश जारी करेंगे। अध्यादेश क्या? सदन अगर नहीं चल रहा है उस स्थिति में ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किसकी है? राज्यपाल की। अध्यादेश है क्या? अध्यादेश एक बिल है, टाइप्स ऑफ बिल है ना। जैसे कि एक बिल, हम प्रत्यक्ष रूप से बिल नहीं कह सकते लेकिन बिल ही है, वो बिल ही है। जैसे मान के चलो
अगर संसद चल रही है, लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा में डिस्कशन होगा, राज्यसभा में डिस्कशन होगा, प्रेसिडेंट से सिग्नेचर करवाएंगे, उसके बाद वो बिल रहेगा, उसके बाद वो एक्ट बन जाएगा। तो ऐसे ही राज्यपाल या राष्ट्रपति सीधा ऑर्डिनेंस जारी कर देते, वो होता है बिल, जो कि आगे जाकर एक्ट बन जाता है। ठीक, अगला लिख लेना है प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। 2 आर्टिकल है, 74 और 75। इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। किससे संबंधित बात कर रहे हैं हम? प्रधानमंत्री। किससे? प्रधानमंत्री। समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो गए आप लोग? हाँ, आर्टिकल 74, 74। मजा किसको आ रहा है? आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री परिषद। क्या होती है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, CCM बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम? मंत्री परिषद को। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और आर्टिकल 75, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ CCM। क्या है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होंगे। क्या होंगे? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होंगे। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब लिख लेना है संसद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू पार्लियामेंट। किससे संबंधित देखना आप? 74 मंत्रिपरिषद, 75 मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। अब लिख लेना है संसद से संबंधित अनुच्छेद। संसद का निर्माण किससे होता है कपिल? संसद का निर्माण किससे होता है? हाँ, संसद काई से बनती है? है सुहाना? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। हाँ, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। बताए थे कितनी बार बताए? संसद का निर्माण किससे होता है? 3 चीज़ों से, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अब हमें 4 आर्टिकल तो यही याद कर लेना है। आर्टिकल 79, 80, 81 और 52। खत्म बात। 79 80 में है राज्यसभा, 81 में लोकसभा और 52 में है 79 में पार्लियामेंट, 80 में राज्यसभा, 81 लोकसभा और 52 प्रेसिडेंट। ये आपने आगे पीछे पढ़ ही लिया है ना? ये यही याद कर लो, खत्म बात। तो आर्टिकल 79, बाकी है 80 राज्यसभा, 81 में लोकसभा और 52 में है, 52 में है प्रेसिडेंट। 52 में प्रेसिडेंट, 152 में गवर्नर है। अरे यार 52 है, कैसे आपको 152 दिख गए? हाँ 52, सॉरी सर, है ना? और 2 अब लिखना है आर्टिकल 100। लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार। लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार क्या है? वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ हाउस। इसमें लिखो वोटिंग इन हाउसेस। आर्टिकल 100 में वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट। स्पेशल राइट ऑफ चेयरपर्सन। हाँ, या ये भी कर सकते हैं, स्पेशल राइट टू चेयरपर्सन गिव वोट, है ना? या जो जैसे किसी भी, मान के चलो कोई बिल चल रहा है, उसमें 50-50% वोट दोनों आ गए, पार्टी ए और पार्टी बी के 50-50% वोट आ गए, तो क्या होगा? जो लोकसभा तो स्पीकर जिसको वोट देगा उसका बिल पास हो जाएगा। तो क्या है? लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार, स्पेशल राइट टू चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। हाँ, लोकसभा के स्पीकर को है। लोकसभा का जो चेयरपर्सन होता है ना, उसको स्पेशल राइट का है कि वो निर्णायक मत, जो डिसाइडिंग वोट है ना, जो डिसाइड करने वाला वोट है, वो कौन देगा? चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। और अगला है आर्टिकल 105, निर्णायक मत। आर्टिकल 105 संसदीय विशेषाधिकार। क्या है आर्टिकल 105 में? संसदीय विशेषाधिकार। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज।
privileges. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है? मतलब ये होता है कि संसद में जो सांसद है वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। कुछ भी मतलब कुछ भी बोल सकते हैं वो, उनके ऊपर कोई गाली भी दे सकते हो, कुछ भी बकवास कर सकते हैं, है ना। तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज 105 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन, Joint city. जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटी, जॉइंट सिटिंग मतलब अगर किसी बिल को लेकर डिस्प्यूट हो गया लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, तो राष्ट्रपति बोले काम करो, दोनों साथ बैठ जाओ और सॉल्व कर लो। अच्छा, उसमें क्या होगा? उसमें स्वाभाविक है कि लोकसभा जीतेगी। क्यों? क्योंकि जॉइंट सिटिंग का निर्णय कैसे आएगा? बहुमत के आधार पर। और लोकसभा मेंबर कितने टोटल? 245 Eh. नहीं 545 545 अधिकतम, या वर्तमान में 543 है। और राज्यसभा में कितने हैं? 245। तो इनके तो डबल है, राज्यसभा में डबल है। राज्यसभा में 100% भी आ जाएंगे और लोकसभा में 50% भी आएंगे तो भी लोकसभा के ज़्यादा रहेंगे। तो जॉइंट सिटिंग का कोई मतलब रहता नहीं एक्चुअली, है ना। जॉइंट सिटिंग में लोकसभा ही जीतती है, लोकसभा का ही वर्चस्व है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में कितने मेंबर है? 543 और राज्यसभा में कितने? 245। मतलब लोकसभा के आधे, लोकसभा के आधे से भी कम है। आधे तो है ना। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि ज़्यादा है ना इसमें, ख़त्म बात। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ क्यों? ये जनसंख्या के आधार पर दिया गया है बस, है। हाँ, आधे से भी कम है, तो वही तो बोल रहा हूँ कि लोकसभा में आधे से भी ज़्यादा है। मतलब सर जो मेजोरिटी पार्टी रहती है, हाँ, मेजोरिटी वाले, हाँ मेजोरिटी किसके पास है? लोकसभा के पास है। तो स्वाभाविक है कि लोकसभा की बात माननी ही पड़ेगी। राज्यसभा के 100% अगर एक साथ, एक ऐसा होता भी नहीं है कि राज्यसभा के 100% लोग एक साथ है, क्योंकि दूसरी जो इसमें लोकसभा में जो पार्टी है उसके भी तो कुछ सांसद होंगे, उसके भी तो कुछ MP होंगे राज्यसभा में, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अब लिखना है आर्टिकल 110 110। आर्टिकल 110 धन विधेयक, मनी बिल, है ना। आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल या मनी बिल, 110 धन विधेयक। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, पूरा नहीं दिख रहा है। ये धन विधेयक नहीं दिख रहा, विधेयक नहीं दिख रहा, धन दिख रहा। हाँ, धन विधेयक क्या है? आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक क्या ऐसा कैटेगरी में ठीक है, इसे क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, वो बोल रहे हैं कि थोड़ा फोन क्यों कर लो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अपने इधर बहुत जगह, पीछे की स्पेस खाली हो रही है। हाँ ये जगह पड़ी है ना खाली। हाँ, तो क्या है? धन विधेयक। धन विधेयक मतलब क्या होता है? मनी बिल। ये सारे बिल कितने प्रकार के होते हैं? मनी बिल क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है, ऑर्डिनेंस बिल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो आप थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रखना है कि ये क्या होता है, मन में जिज्ञासा को बनाए रखना है और दबाए रखना है ना। फूटने नहीं देना उसको, पूरा अभी ही बताओ तो अभी क्या, अभी कंट्रोल रखना। और आर्टिकल 112 111 में क्या है? वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यपाल राष्ट्रपति के वीटो पावर की शक्ति। और 112 बजट, इसको बोलते हैं हम वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन। ये अच्छा एक मिनट यार, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। बजट, हाँ इसको ब्रैकेट में इनको बजट आता है ना आपका, वो एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पूरे वर्ष में कितना खर्चा होगा वो एक्सपेक्ट करते हैं हम, क्या कि कितना खर्चा हो सकता है, क्या होगा, ये सारा वार्षिक वित्तीय विवरण। अब लिखना है आर्टिकल 116 116 लेखानुदान। 116 में क्या है? लेखानुदान। लेखानुदान को इंग्लिश में क्या लिखा था? वोट ऑन अकाउंट। क्या है? लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। ये सारा जब बजट पढ़ेंगे ना तब बताएंगे आप, है ना, लेखानुदान। और आर्टिकल अगला कौन सा लिखा था? 117 वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, फाइनेंशियल वित्त विधेयक। धन विधेयक और वित्त विधेयक में फर्क होता है ना, वित्त विधेयक। धन विधेयक और वित्त विधेयक, ये धन विधेयक 110, वित्त विधेयक 117, ठीक। 117 वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, है ना। ये कौन सा है?
मनी बिल, और ये कौन सा है? फाइनेंस बिल। मनी फाइनेंस, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं बताऊंगा आपको आगे क्या होता है ना। हाँ, आप लिखना है, ये हो गया ना 79, संसद 79, संसद 80, राज्यसभा 81, लोकसभा 52, राष्ट्रपति 100 में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार। 105 में क्या है? संसदीय विशेषाधिकार। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। 110 में क्या है? धन विधेयक, है ना। 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय निर्णय बजट। 111 में क्या है? राष्ट्रपति का समाधान की शक्ति, सॉरी वीटो पावर। और 116 में क्या है? लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। और 117 में क्या है? वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल। ठीक, ये हो गया। अब लिखना सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। लिखना है आर्टिकल 124, सुप्रीम कोर्ट का गठन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाउ मेनी सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया? भारत में कितने सुप्रीम कोर्ट है? एक है ना, एक, ऐसा नहीं लेना 36। हाँ, एक, कितना सुप्रीम कोर्ट? एक। कहाँ है वो? दिल्ली, न्यू दिल्ली, है ना। हाँ, क्योंकि दिल्ली क्या है? NCR, नेशनल कैपिटल रीजन। क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्या है वो? राष्ट्रीय राजधानी। नेशनल, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। मध्य प्रदेश की क्या है? भोपाल। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? हाँ, भारत के मुख्यमंत्री कौन है? भारत के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री, हाँ, डॉक्टर मोहन यादव। भारत के मुख्यमंत्री हो। भारत के लिए मध्य प्रदेश के। मैंने पूछा भारत के मुख्यमंत्री कौन? भारत के क्यों होंगे मुख्यमंत्री? मध्य प्रदेश के होंगे। हाँ, तो ऐसे ध्यान रखना है, कॉन्शियस रहना है। आप, मैं देख रहा था आप क्लास में हो कि नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि नहीं? नहीं, आपका नहीं है। नींद आ रही है आपको? नहीं, सर कल मैं 3 बजे सो, इसलिए 3 बजे तक क्या कर रहे थे सर? प्रोजेक्ट लिख रही थी कल मैं। अच्छा, प्रोजेक्ट लिख रहे थे। हेडेक होती है, खोपड़ी खराब हो जाएगी ना ऐसे 3 बजे तक, है? सब देखना भी जरूरी था। शरीर का ध्यान रखना है ना, एट द एंड। बाकी सब सेकेंडरी है, सर आपकी खोपड़ी उड़ा देंगे, है ना। हाँ, तो 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन, हम बहुत सारी बातें बताएंगे आपको, अभी ये पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 131, 131। 129 तो रह गया। हाँ, बट गठन मतलब एक सुप्रीम कोर्ट होगा, बस खत्म बात है। हाँ कहाँ लिखा था? हाँ, एक 129 लिख लो यार। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय इंग्लिश में क्या बताया था इन्होंने? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट होगा वो एक रिकॉर्ड होगा, वो एक अभिलेख होगा। कुछ अगर नए फैसले दे रहे हो तो पिछले फैसलों को देखेंगे, पिछली बार क्या कहा था, वो रिकॉर्ड के तौर पर उसको यूज किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 131, 131, इसमें क्या है? मूल व प्रारंभिक अधिकार, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मूल व प्रारंभिक अधिकार, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। मूल व, बंद करो, बंद करो, रोकना, पॉज करना ऊपर से ना, वहां से चालू करना। ठीक हो गया, चलो। हाँ, तो देखो आर्टिकल, ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का गठन। और 129 में क्या है? अभिलेख न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और 131 मूल व प्रारंभिक अधिकारिता, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। आर्टिकल 137 न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। ये सब क्या होता है आपके मेंस के सिलेबस में सब आपको बताएंगे ना, अभी आपको बेसिक जानना है। उसके बाद आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को सलाह। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति कंसेप्ट में क्या था? राष्ट्रपति के कॉन्टेक्स्ट में क्या था? सुप्रीम कोर्ट से सलाह, और यहाँ पर राष्ट्रपति को सलाह। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देंगे 143 के तहत, और 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे। ये समझ में आया? देखो 143 में राष्ट्रपति संबंधित क्या देखा था? सुप्रीम कोर्ट से सलाह, ये देखा था ना। और अब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्या देखे? राष्ट्रपति को सलाह, मतलब ये राष्ट्रपति को सलाह देंगे। ये बंद करो यार प्लीज,
गया हो गया। हाँ, तो हमने क्या देखा था 176 न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद आ जाते हैं हम आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को सलाह देंगे। मतलब राष्ट्रपति सलाह किससे लेंगे? सुप्रीम कोर्ट से, आर्टिकल 143 से। और सुप्रीम कोर्ट किसको सलाह देंगे? राष्ट्रपति को, आर्टिकल 143। 143 का दो कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, एक तो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में और एक प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अब देख लेंगे हम आर्टिकल 76 महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब महान्यायवादी से क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा, लिख लो, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो, आप हिंदी में लिख लेना है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? प्रेसिडेंट नहीं, ये अटॉर्नी जनरल। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो वो है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन अब पीएससी में आया हुआ है ना, प्री में। हाँ, तो ये क्या है ना, ये लोकसभा के चेयरपर्सन मेंबर होते, मतलब ना एमपी होते हैं और ना राज्यसभा को होते, लेकिन ये लोकसभा में बैठ सकते हैं और राज्यसभा में भी बैठ सकते हैं। ये बोलते हैं विधि व्यक्ति है। क्या होता है ये सरकार के वकील रहते हैं। क्या लिखना है? किसी भी, ये महान्यायवादी, एजी, अटॉर्नी जनरल, इनको बोलते हैं एजी। सुनो, एजी का फुल फॉर्म पता है ना आपको? अटॉर्नी जनरल, है ना? आप सोच रहे हो नहीं। और यार क्या है आराम से तो दीदी था। जाता है कि मैं सोच 148 में 76 में क्या है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सब पढ़ाएंगे आपको, ये चैप्टर है सारे। उसके बाद 148 क्या है? केक, इसको बोलते हैं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। केक का पूरा फुल फॉर्म है, इंग्लिश में है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और हिंदी में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। और उसके बाद आता है हाईकोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल 214 हाईकोर्ट का वर्णन, है ना? क्या है? डिस्क्रिप्शन अबाउट द हाईकोर्ट। और 216, हाँ 216 में क्या है आपका? 216 में दिया गया है आपका गठन, हाईकोर्ट का गठन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाईकोर्ट है। 216 वोटों का काउंट कहाँ आ गया? 216 में। हाँ 216 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाईकोर्ट। और 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट, 2 and more स्टेट अ कॉमन हाईकोर्ट कैन। 216 में है हाईकोर्ट का गठन और 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। 2 and more स्टेट 1 कॉमन हाईकोर्ट, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाईकोर्ट हो सकता है। ये हो गए आपके आर्टिकल रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और केक का हो गया और अटॉर्नी जनरल का हो गया। अब लिख लेना है राज्य की, अब सीधा लिखो आप, तो राज्य वाज्य सब छोड़ो, अब सीधे नाम अपना, है ना, डायरेक्ट लिखो आर्टिकल। राज्य के मंत्रिमंडल से आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 मंत्रिपरिषद, है ना, राज्य का मंत्रिपरिषद, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य का मंत्रिपरिषद, राज्य का मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य का मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। क्या होता है? जैसे सेंटर में होता है, ना सीसीएम, सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर, ऐसे ही राज्य में होगा सेंट्रल काउंसिल ऑफ स्टेट। अगला लिख लेना है आर्टिकल 164, जैसे कि सेंटर में होता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ही राज्य में होगा 164 में मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ सीसीएम। क्या है? मुख्यमंत्री, सीएम। 164 में चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। और अगला है आर्टिकल 165 महाधिवक्ता, इसमें है एडी, एडवोकेट जनरल, एजी, ये भी है एडवोकेट जनरल, इसको बोलते हैं महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। इसको भी क्या बोलते हैं? एजी। उस एजी को क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। और इस एजी को बोलते हैं एडवोकेट जनरल, वो अटॉर्नी और ये एडवोकेट। 163 राज्य का मंत्रिपरिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। 164 सीएम, सीएम इज द हेड ऑफ सीसीएम। और 165 महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अगला देख लेना है आर्टिकल, जैसे कि 79, 80, 81 पढ़ा था हमने क्या? 79 में पार्लियामेंट, 80 में राज्यसभा, 81 लोकसभा, 52 राष्ट्रपति। ऐसे हम देखेंगे आर्टिकल विधानमंडल से, राज्य के विधानमंडल संबंधित देखेंगे।
केंद्र में क्या होता है? संसद। राज्य में क्या होता है? विधानमंडल। क्या होता है? विधानमंडल। तो विधानमंडल संबंधी आर्टिकल, विधानमंडल है 168, विधानमंडल है आर्टिकल 168 में, और 169 में इसका गठन है। और आर्टिकल 169 में विधानमंडल का गठन या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विधानमंडल, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली 168 विधानमंडल के बारे में दिया गया है और इसका गठन। और 169 169 में क्या है? विधानसभा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अच्छा हाँ, 170 आ गया है। 170 में क्या है आपका? विधानसभा। विधानसभा हर राज्य में होती है, लेकिन विधान परिषद कितने राज्यों में होती है? 2-3 कुछ बता था, 3 है? कुछ 24 का एग्जाम 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने? 6 राज्यों में, लेकिन विधानसभा हर राज्य में। तो 117 विधानसभा और 171 विधान परिषद। विधान परिषद 171 में क्या है? विधान परिषद। अब लिख लेना है आर्टिकल 249 249 है ना। ये जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं आर्टिकल को। आर्टिकल 249 में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट। राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है ना। कानून, राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। आर्टिकल 262 आर्टिकल 262 में है नदी जल विवाद, रिवर वाटर डिस्प्यूट। नदी जल विवाद, रिवर नदी जल विवाद, नदी जल विवाद, नदी जल विवाद, रिवर वाटर डिस्प्यूट। आर्टिकल 263 इंटरस्टेट काउंसिल, यह बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको याद रखना स्पेशल। अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, इंटरस्टेट डिस्प्यूट, सॉरी इंटरस्टेट काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल। और अगला है 266 आर्टिकल 266 में क्या है आपका? संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 267 ये क्या है? आकस्मिक निधि। क्या है? आकस्मिक निधि है इमरजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंड। ये क्या है? आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंड, आकस्मिक निधि। और अगला है आर्टिकल 280 जल्दी जल्दी याद लिख लेना आपको ना। आर्टिकल 280 में क्या है? वित्त आयोग। यह भी नेट के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, और एमपीपीएससी में भी आया वो वित्त आयोग। फाइनेंस कमीशन, क्या है? फाइनेंस कमीशन। क्या है? फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, AIS, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं कितनी है? अखिल भारतीय सेवाएं कितनी है? 3, IAS, IPS और IFOS। ये तीनों अभी है, लेकिन संविधान में किसका वर्णन करा गया है? IFOS का नहीं करा गया, इसकी जगह IJS है ना। तो अभी 3 अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी है? IAS, IPS और IFOS। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। IFS होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, और एक होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वन सेवा और एक विदेश सेवा। FOS फॉरेस्ट, FO का मतलब था फॉरेस्ट। एक होता है IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, और एक होता है IFOS मतलब फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है। अब अगला लिख लेना है आर्टिकल 315 UPSC, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। और आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। क्या है? आर्टिकल 324 में भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। और आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट,
संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 368 में आपका संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगला लिख लेना है, समझ में आ रहा है ना, ज़्यादा स्पीड से तो नहीं हो रहा है। अगला लिख लेना है आपको आर्टिकल 330 330 में आपका लिखा है 330। अच्छा ये आर्टिकल तो एसटी एससी, हाँ, इंपोर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू SC and SC। 330 लोकसभा व अच्छा लोकसभा में ST SC को आरक्षण, लोकसभा में ST SC को आरक्षण, जो रिजर्वेशन मिलता है ना लोकसभा में वो है ST SC को आरक्षण मिलेगा 330। और 332 आर्टिकल 332 में है विधानसभा में आरक्षण, हाँ विधानसभा में ST SC को आरक्षण। देखो 330 संविधान संशोधन, हाँ आर्टिकल 368 में है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन, और आर्टिकल 330 में लोकसभा में ST SC को आरक्षण, और आर्टिकल 332 में विधानसभा में ST SC को आरक्षण। कहाँ है? लोकसभा में ST SC को आरक्षण, विधानसभा में ST SC को आरक्षण। और लिख लेना है 335 आर्टिकल 335 में सेवाओं में विशेष प्रावधान। क्या है 335 में? स्पेशल प्रिविलेजेशन इन सर्विसेज, सेवाओं में विशेष प्रावधान, सेवाओं में विशेष प्रावधान, सेवाओं में विशेष प्रावधान आर्टिकल 335, आर्टिकल 330 हाँ 335 सेवाओं में विशेष प्रावधान। तो अब हम एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 249 में क्या है? कानून, केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 262 नदी जल विवाद, रिवर वाटर डिस्प्यूट। और आर्टिकल 263 अंतरराज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 266 संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि इमरजेंसी फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 280 वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 312 312 ऑल इंडिया सर्विसेज या अखिल भारतीय सेवाएं, 3 प्रकार के IAS IPS और IFOS। और आर्टिकल 315 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग। और आर्टिकल 324 में आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत का निर्वाचन आयोग। 368 में आपका संविधान संशोधन। आर्टिकल 330 में लोकसभा में ST SC को आरक्षण। 332 में आपका विधानसभा में ST SC को आरक्षण। और 335 में सेवाओं में विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रिविलेज इन सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक, 332 में है लोकसभा में 332 में विधानसभा में ST SC को आरक्षण और 330 में लोकसभा में ST SC को आरक्षण। 332 में क्या है? विधानसभा में ST SC को आरक्षण है ना, रिजर्वेशन ऑन विधानसभा। अब लिख लेना है आर्टिकल 368 338 आर्टिकल 368 लिखना है। स्पेशल सरकारी नौकरी में स्पेशल प्रावधान, सेवाओं में आर्टिकल 335 में सेवाओं में विशेष प्रावधान। 335 में लिखना है आपको सेवाओं में विशेष प्रावधान। और अगला लिखना है आर्टिकल 338 SC कमीशन, जातीय आयोग। 338A ST कमीशन, जनजातीय आयोग। और 338B OBC आयोग। 338A SC आयोग, 338B ST आयोग। और 338 SC आयोग, 338A ST आयोग और 338B है आपका OBC आयोग। और अगला लिख लेना है आपको आर्टिकल 343 आर्टिकल 343 हिंदी व देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा का संरक्षण, द प्रोटेक्शन ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड देवनागरी स्क्रिप्ट रहती है ना आपकी जो लिखी, ये हम लिख रहे हैं ना, ये देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं, तो इसका संरक्षण करना है, इसका प्रोटेक्शन करना है, हिंदी भाषा व देवनागरी लिपि का संरक्षण। और अब 3 आर्टिकल और बचे इंपॉर्टेंट, और हमारे आर्टिकल इतने जल्दी खत्म हो गए। ठीक, कहाँ से इसके बाद हमने 3 और लिखवाए थे, बस अमेंडमेंट कराएंगे ना अभी। और आर्टिकल 352 उसके बाद क्या है 300, इसमें क्या है हिंदी व देवनागरी लिपि। बाद में सब लिख पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। आर्टिकल 352 352 राष्ट्रीय आपात क्या है? नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी क्या है? राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन क्या है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। 360 उसके बाद है 360 वित्तीय आपात। बस खत्म।
ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल खत्म हो गए। और 368 आपको बता ही दिया, आर्टिकल 368 में क्या है, संविधान संशोधन। ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल खत्म, टाटा बाय बाय। 368 संविधान संशोधन, 360 वित्तीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 352 राष्ट्रीय आपात, 343 हिंदी व देवनागरी लिपि का संरक्षण, और 338 बी ओबीसी आयोग, 338 ए एसटी आयोग और 338 एससी आयोग। ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल खत्म। ठीक, अब लिख लेना है आपको। ये हो गए आपके, लेट तो नहीं हो रहे, 40 तक ले सकते हैं क्लास। चलो अब लिख लेना, अगली हेडिंग डाल लेना है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या हेडिंग है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। महत्वपूर्ण संशोधन, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन लिख लेना है। पहला फर्स्ट ऐसा लिखना है, एक देखो दो टेबल बनाना है आपको, एक साइड लिखना है संशोधन और एक साइड लिखना है प्रावधान। अमेंडमेंट एंड प्रोविजंस, क्या कौन सा अमेंडमेंट है और कौन से प्रोविजन किए गए हैं। पहला लिखना है ना फर्स्ट, ये हुआ था 1951, भूमि व्यवस्था संबंधित, भूमि व्यवस्था संबंधित क्या है, रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म। और इसमें क्या जोड़ा गया, 90वीं अनुसूची जोड़ी गई, 90वीं अनुसूची जोड़ी गई, खत्म बात। भूमि व्यवस्था संबंधित और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, पहला अमेंडमेंट खत्म। पहला अमेंडमेंट कब हुआ, 1951, किससे संबंधित था, रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म। क्या हुआ, इंजर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 9 शेड्यूल्स। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब लिखना है इंपॉर्टेंट, लिखना है सातवां, सेवेंथ अमेंडमेंट, ये हुआ 1956, 1956 है ना। राज्यों में वर्गों की व्यवस्था समाप्त। क्या करा था इसमें सुहाना, क्या लिखा था, एबॉलिशमेंट ऑफ कैटेगरीज, हाँ, वर्गों की व्यवस्था समाप्त, खत्म, राज्यों में वर्गों की व्यवस्था समाप्त। सेवेंथ अमेंडमेंट सर इसके अंदर एक ये भी था आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 231 अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर, हाँ ये अबॉलिशमेंट ऑफ क्लास, अबॉलिशमेंट ऑफ क्लास इन स्टेट्स। क्या है, अबॉलिशमेंट ऑफ क्लास इन स्टेट। पहले क्या था, पहले राज्य थे ए बी सी और डी, 4 प्रकार के राज्य रहा करते थे, लेकिन इनको खत्म करके अब ओनली राज्य रख दिए। तो राज्यों में वर्गों की व्यवस्था समाप्त, अबॉलिशमेंट ऑफ क्लास इन स्टेट्स, तो ये है। और 1956 में कितने स्टेट थे, 14 और 6 यूटी, 14 स्टेट एंड 6 यूटी। तो क्या है, आर्टिकल 7th अमेंडमेंट 1956 में हुआ, इसमें राज्यों में वर्गों की व्यवस्था समाप्त। क्यों, क्योंकि पहले ए बी सी डी 4 वर्ग के राज्य रहते थे, उन सब वर्गों को खत्म कर दिया और सिर्फ अब भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2 वर्ग रख दिए, कि एक होंगे स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी। और उस समय 1956 में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और इसमें एक और प्रावधान किया गया, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। अभी लिखा है था आपको 231, 231 लिखा है था ना, 2 या 2 से कॉमन हाईकोर्ट, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। द प्रोविजन ऑफ हैविंग ए कॉमन हाईकोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट वॉज इंट्रोड्यूस। क्या है, 2 और मोर स्टेट वाला प्रोविजन जो इंट्रोड्यूस कराया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। अब लिख लेना आर्टिकल 31 अमेंडमेंट, 31वां संशोधन 1973। इसमें क्या है आपका, लोकसभा सीट्स 525 से 545 कर दी गई। इंक्रीज ऑफ लोकसभा सीट 525 to 545, लोकसभा सीट 525 से 545 कर दी गई। लोकसभा सीट 525 से 545 कर दी गई। द इंक्रीज ऑफ लोकसभा सीट फ्रॉम 525 to 545। पहले 530 रहा करती थी, अब 525 रहा करती थी, अब कितने 545। समझ में आ गया। पहला अमेंडमेंट 1951 भूमि व्यवस्था संबंधी थे और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। दूसरा अमेंडमेंट 7वां अमेंडमेंट हुआ 1956 में, राज्यों में वर्गीय व्यवस्था समाप्त, अबॉलिशमेंट ऑफ क्लास सिस्टम इन स्टेट्स। और ABCD वर्ग राज्य थे, उसको खत्म करके अब 2 प्रकार के राज्य रख दिए, 14
राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और इसमें क्या करा गया, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। और 31वां देखा था हमने, 31वें में लोकसभा सीट्स कितनी कर दी गई, 525 से 545 कर दी गई। अब लिखना है 36वां 36 36वां लिख लेना है आपको, 36वां लिख लेना है 1975 36 1975 क्या हुआ, सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम गेट स्टेटस ऑफ 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा मिला। क्या मिला, सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा मिला। अब मुझे बताओ किस संशोधन में अमेंडमेंट, किस आर्टिकल में अमेंडमेंट करना पड़ेगा इसमें। मतलब सिक्किम को तो ये सब सर आर्टिकल 2 क्योंकि बाहर से लिया था हमने, है ना, इसको भारत में मिला है तो राज्य का दर्जा दिया था तो आर्टिकल 2 में बदलाव। लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, आर्टिकल 3 क्यों, क्योंकि वो एमपी का पार्ट था, उसको अलग करा। जैसे हिमाचल प्रदेश से क्या, हिमाचल प्रदेश बना यूपी से अलग होकर, तो भी आर्टिकल 3 है ना, क्योंकि नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन करा। अब लिख लेना है 42वां संशोधन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, 42nd 42वां 1976 इसे लघु संविधान कहा जाता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसे लघु संविधान कहा जाता है क्यों, क्योंकि इसमें इतने बदलाव कर दिए कि इसे लघु संविधान ही कहा जाने लगा। लघु संविधान कहा जाता है, इसे लघु संविधान कहा जाता है। बहुत सारे बदलाव कर दिए थे ना इस 42वें संशोधन में, बहुत सारे चेंजेस कर दिए। इसको क्या कहा जाता है, लघु संविधान। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़े गए। क्या, सेक्युलर, इंटेग्रिटी एंड सोशलिज्म, है ना, सोशलिज्म है ना, सोशलिस्ट। ठीक है, 3 शब्द जोड़ गए, इंटेग्रिटी और सोशलिज्म और सेक्युलर, है ना। अगला लिख लेना है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य, इसका मतलब ये होता है कि जब मंत्रिपरिषद कोई बिल भेजता है ना, तो राष्ट्रपति को उनकी सलाह माने या ना माने, राष्ट्रपति के पास ऑप्शन रहता है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में उनको बाउंड कर दिया कि आपको मानना ही पड़ेगी, आपका मन हो तो भी मानो या नहीं हो तो भी मानो। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। अगला लिख लेना है आपको, कोरम व्यवस्था समाप्त, एंड ऑफ कोरम सिस्टम। कोरम व्यवस्था समाप्त बताएंगे। एंड ऑफ कोरम सिस्टम मतलब ये होता है कि अगर संसद की कोई बैठक बैठ रही है तो उसमें कम से कम जितने सदस्य उसके 1/10 मेंबर है तभी वो बैठक मान्य होगी। मतलब 545 लोग हैं तो उसमें से 55 लोग अगर कम से कम आएंगे तो कोई बैठक मान्य होगी, नहीं तो उस बैठक का कोई वैल्यू नहीं है। ये होता है कोरम। कोरम मतलब कम से कम इतने लोग आएंगे तभी वो बैठक मान्य होगी। ऐसा थोड़ी एक अकेला व्यक्ति गया वो बैठक बोला हमने ये बैठक में ये फैसला लिया, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम 1/10 अगर पर्सन आएंगे या सांसद आएंगे तभी वो बैठक मान्य होगी। अब अगला लिख लेना है, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 कर दिया गया। इंक्रीज ऑफ टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा फ्रॉम 5 to 6। लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 कर दिया गया। वो लिख लेना है, मूल कर्तव्य जोड़े गए। फंडामेंटल ड्यूटीज इंजर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। मूल कर्तव्य जोड़े गए। किस भाग में जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य किस भाग? 51A आर्टिकल 51A 4 भाग 4A पार्ट 4A आर्टिकल 51A मूल कर्तव्य जोड़े गए। लिख लिया। अगला पॉइंट, शिक्षा। इसी में शिक्षा, मापतोल व वन व वन्य जीव को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। एजुकेशन, मेजरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। शिक्षा, मापतोल, वन और वन्य जीव को समवर्ती सूची में जोड़ा गया।
शिक्षा मापतोल वन व वन्य जीव को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। फॉरेस्ट, एजुकेशन, मेजरमेंट, वाइल्ड लाइफ, इंजर्ड इन कौन सी कॉन्करेंट लिस्ट। ये हो गया आपका 42वां संशोधन खत्म। क्या क्या करा इसमें? इसे लघु संविधान कहा जाता है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंचनिरपेक्ष और अखंडता, और राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। कोरम व्यवस्था समाप्त कर दी गई। उसके बाद क्या करा? लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 कर दिया गया है, और फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई है, भाग 4 है, आर्टिकल 51 है। और उसके बाद क्या करा गया इसमें? उसके बाद शिक्षा मापतोल वन्य जीव को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। और अब लिख लेना है आर्टिकल 44वां संशोधन। 44वां ये 1978, 2 साल बाद ये जो 42वां हुआ था ना, इसको पलटने के लिए आया था। 42वां का एंटी आर्टिकल है, जो 42वें में करा ना, उसको लगभग चेंज कर दिया है ना। तो राष्ट्रपति को पुनर्विचार का मौका दिया गया। जो राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया था ना, वो शक्ति वापस राष्ट्रपति को दे दी गई। हाँ, राष्ट्रपति वापस से सोच सकता है कि हाँ कोई किसी बिल पर वो सोचेंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा बाध्य होगा, माननी ही पड़ेगी। राष्ट्रपति को पुनर्विचार का मौका दे दिया गया, और राष्ट्रपति को पुनर्विचार का मौका दे दिया गया। अगला लिख लेना है कोरम व्यवस्था पहले जैसी कर दी गई। कोरम व्यवस्था को रिटेन कर दिया। कोरम व्यवस्था पहले जैसी कर दी गई। क्या है? कोरम व्यवस्था पुरानी कर दी गई, मतलब कोरम व्यवस्था होनी चाहिए 1/10% होनी चाहिए। अगला करा है कार्यकाल को, लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 6 से 5 कर दिया गया। कार्यकाल 6 से 5 कर दिया गया। विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल 6 से 5 कर दिया गया। अगला आर्टिकल 20 व 21 आपातकाल के समय भी लागू रहेंगे। आर्टिकल 20 एंड 21 वर्किंग ऑन इमरजेंसी। क्या है? इमरजेंसी में भी आप आर्टिकल 20 और 21 काम करते रहेंगे। आर्टिकल 20 व 21 आपातकाल के समय भी लागू रहेंगे। अगला संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अबोलिशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगला आपातकाल में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, है ना। इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह कौन सा शब्द जोड़ा गया? मिलिट्री आर्म रिबेलियन। आपातकाल में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। आपातकाल में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। कौन सा शब्द जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द। कौन सी? आर्म रिबेलियन। किसकी जगह? इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो इसमें क्या करा? ये हो गया खत्म। 44वें संशोधन में क्या करा? राष्ट्रपति को पुनर्विचार का मौका दिया। कोरम व्यवस्था पहले जैसी कर दी। कार्यकाल 6 से 5 कर दिया। आर्टिकल 20-21 आपातकाल के समय भी लागू रहेंगे। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और क्या करा इसमें? आपातकाल में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, है ना। अब अगला लिख लेना है 52वां संशोधन 1985, 52nd अमेंडमेंट 1985। 52वां संशोधन 1985। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इंजर्ड इन 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। गतिमान एक्सप्रेस से भाग रही ट्रेन, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, है ना। और दल बदल व्यवस्था संबंधित है, रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। यह दल बदल व्यवस्था संबंधित किससे संबंधित? दल बदल। और क्या करा? 10वीं अनुसूची जोड़ी दल बदल से संबंधित है। इसका क्या प्रावधान है इसमें? दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये सब आपको बताएंगे जब संसद पढ़ेंगे ना, सब बताएंगे। लोड नहीं लेना बिल्कुल, ये बोले क्या बोलते इतनी फास्ट नहीं, सब बताएंगे आपको, अभी भी जान लेना। दल बदल से संबंधित और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। अगला लिख लेना है आपको 56 56वां संशोधन 1987। गोवा को 25वें राज्य का दर्जा। गोवा गेट स्टेटस ऑफ 25th स्टेट ऑफ इंडिया। गोवा को 25वें राज्य का दर्जा क्या मिला? गोवा को 25वें राज्य का दर्जा मिला। अगला है आर्टिकल 61 1989, 61वां संशोधन 1989, 61वां संशोधन। मताधिकार की आयु 21 से 18 कर दी। मताधिकार की आयु कितनी कर दी? 21 से 18। मतलब अब आप वोट दे सकते कितनी? 18 साल की एज में। मताधिकार की आयु 21 से 18 कर दी गई, है ना। वोटिंग एज कैन रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18। ठीक। अगला लिख लेना 69 69वां 1991।
69 हुआ 1991। दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया, दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया या दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। दिल्ली डिक्लेयर एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। दिल्ली डिक्लेयर्स नेशनल कैपिटल रीजन या एनसीआर। आपने सुना होगा ना न्यूज़ में कि दिल्ली एनसीआर में इतनी बारिश हो रही, दिल्ली एनसीआर में कोहरा हो रहा है, दिल्ली एनसीआर में ये हो रहा है, दिल्ली एनसीआर में हो। कैपिटल रीजन मतलब जहाँ पर अपनी कैपिटल है ना, राजधानी है ना, वहाँ पर जहाँ पर संसद वगैरह सारी है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ये तो दिल्ली एनसीआर। अगला लिख लेना 73, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन। 73 73वां संशोधन 1992, 73वां संशोधन हुआ आपका 1992। पंचायत व्यवस्था संबंधित है, पंचायतों को वैधानिक दर्जा, पंचायत गेट्स लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, पंचायतों को वैधानिक दर्जा मिला, पंचायत गेट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, या PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। 73वां संशोधन 1992, पंचायत है ना, अभी पंचायत चलती है ना अपनी, नगर पालिका, नगर निगम, ये पंचायत, तो ये क्या मिला इनको, संवैधानिक दर्जा है ना, सॉरी नगर पालिका, ग्राम पंचायत और नगर परिषद, ठीक। अब अगला लिख लेना है, इसमें 29 कार्य हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, 29 कार्य हैं, 29 वर्ग। संविधान के किस भाग में जोड़ा गया, 9वें भाग में, और किस अनुसूची में जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 9 भाग पंचायत है, 9वें भाग में और 11वीं अनुसूची में, ये पंचायती राज 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, क्या के लिए, पंचायत के लिए। अगला लिख लेना 74वां संशोधन 1992, 74 1992, ये है नगर पालिकाएं या म्यूनिसिपैलिटीज है ना, म्यूनिसिपैलिटीज शहरी क्षेत्र को वैधानिक दर्जा है ना, अर्बन गेट है ना, अर्बन एरिया क्या मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वैधानिक दर्जा, शहरी क्षेत्र को वैधानिक दर्जा मिला, या नगर पालिकाएं। इसमें लिख लेना, इसमें 18 कार्य हैं, 18 कार्य, भाग 9A में जोड़ा गया इसे, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो हो गया आपका 74वां संशोधन। अब अगला लिख लेना 86वां संशोधन, सॉरी 84वां, 84 अमेंडमेंट। ये कब हुआ था, 2001, क्या हुआ 2001, 2001 में 84वां संशोधन। इसमें क्या करा, 2026 तक विधानसभा व लोकसभा की सीटें निश्चित कर दी गई। द फिक्स सीट्स ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा टिल 2026, लोकसभा विधानसभा की 2026 तक क्या करी गई, सीटें फिक्स टिल 2026, लोकसभा विधानसभा की सीटें फिक्स कर दी गई। और आर्टिकल 86वां संशोधन 2002, इसमें लिखना है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 86वां संशोधन 2002, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, हाँ लिखेंगे अभी वो, अंडर आर्टिकल 45, हाँ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इंडर्ड। अगला लिख लेना है आर्टिकल 45 के तहत, आर्टिकल 45 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। अंडर आर्टिकल 45 6 to 14 ईयर, ये अलग है, वो बताएंगे आपको है ना, अभी ये लिख लेना है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। अगला लिख लेना है आपको 91st अमेंडमेंट, 91वां संविधान संशोधन, बस 91वां संविधान संशोधन 2003, 91st 2003। इसमें क्या जोड़ा गया, मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% रह सकती है, मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15%, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैक्सिमम नंबर कैन ओनली 15%, मतलब जितनी संसद की संख्या है ना, लोकसभा की संख्या है ना, उसके 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं रह सकते। 545 मंत्री है ना, सॉरी लोक सांसद है, तो उसके 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं रहेंगे, मतलब 75-76। आया समझ में, समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा। अगला लिखना है 92वां संविधान संशोधन 2003-4, 92nd अमेंडमेंट,
2003-4। 92वां संविधान संशोधन 2003-4। अनुसूची 8 में 4 भाषा जोड़ी गई। अनुसूची 8 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? अनुसूची 8 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अनुसूची 8 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अनुसूची 8 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये हो गया 92nd अमेंडमेंट। अगला लिख लेना 100वां संशोधन 2015, मैथिली और संथाली। मैथिली, मैथिली, 100वां संशोधन संथाली 2015। 100 अमेंडमेंट 2015, बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण, बांग्लादेश लैंड इनक्लेव, बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। 100वां संशोधन बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। 101वां संशोधन जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 101वां संविधान संशोधन 2015 ही है ये भी। 101वां संशोधन 2015-16, 15-16 करना है, 15-16 ठीक है, 15 और 16 2000, 17 करवाया था हमने तो। हाँ 17 से लागू हुआ। 2015-16 में आया था एक्ट और 17 से एक जीएसटी लागू हुई। From 2017। हाँ 1 जुलाई 2017 से लागू हुई, लेकिन आया था कब? 15-16 में। तो 1 जुलाई में। हाँ जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुई भारत में। 101वां संशोधन हो गया आपका। अगला लिख लेना है आपको 102वां संशोधन 2018। 2018 ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला। ओबीसी कमीशन के स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ओबीसी कमीशन को या ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। पिछड़ा वर्ग। हाँ ओबीसी आयोग या पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। और 103वां संशोधन 103, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। 2019 में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया 103वें संशोधन के माध्यम से, ठीक। और 106वां संशोधन लास्ट, महिलाओं को 33% आरक्षण। लोकसभा विधानसभा यहाँ पर है ना, लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण, 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को। इकोनॉमिकल विकल्प सेक्शन, जिनके आर्थिक रूप से कमजोर, जिनके कम पैसे ना, जिनकी आय 5, 7, 8 लाख ऐसे कुछ क्राइटेरिया रख रखा है, वो है ईडब्ल्यूएस। एक तो एसटी को आरक्षण मिलता है, एससी को मिलता है, ओबीसी को मिलता है। अब आ गए जनरल के ऐसे लोग जो पैसे में कमजोर है, उनको मिलेगा 10% आरक्षण, है ना। ये सिर्फ जनरल वाले लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस है ना, वो सिर्फ जनरल वालों के लिए है ना। एसटी, एससी, ओबीसी वाले नहीं ले सकते, जनरल वाले ही। जनरल वाले वो लोग जिनकी आय 5 लाख से कम है, 8 लाख से कम है, जिनके पास खेत इतना कम है, घर कम है वो। और 106वां संशोधन, महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिला। ये हो गया आपके महत्वपूर्ण संविधान संशोधन खत्म और इंपॉर्टेंट आर्टिकल खत्म। बाकी कल बंद करो तो इसको। तो सिलेबस पूरा करवाना है तो